नमस्कार आप सभी को। चलिए धीरे धीरे सभी उपस्थित हो जाएं जिससे चर्चा को आगे बढ़ाया जा सके। और 20 प्रश्न आपके हैं, करंट अफेयर्स के हैं, बिहार से संबंधित हैं। तो चीज़ों को अच्छे से लेकर चलना है, समग्रता से देखना है, कहीं भी कोई कमी नहीं करनी। और जैसे मैंने बोला कि नोट्स बनाते साथ साथ चलना है, तो प्लीज़ नोट्स बनाते हुए चलिएगा। और ज़्यादातर यदि मैं कहूँ तो प्रयास कुछ इस तरह कर लीजिए कि जिलेवार नोट्स आपके तैयार हो जाए, जो भी फैक्चुअल बताए जाएँ इस तरह से जिस ज़िले का हो उस ज़िले में आपको नोट कर लेना है। तो ज़िलेवार यदि आप अभी से तैयार करते हुए चलेंगे, बहुत बेहतर तरीके से आपके पास नोट्स तैयार हो जाएंगे। चलिए एक एक करके प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। धीरे धीरे लोग उपस्थित हो रहे हैं, आते रहेंगे। और पहला प्रश्न है, हाल ही में समाज सुधार यात्रा किस शहर से शुरू की गई है? बताएं। समाज सुधार यात्रा हाल ही में किस शहर से शुरू की गई है? मतलब शुरू की गई थी क्योंकि अब समाप्त हो चुकी है। तो बताएं, समाज सुधार यात्रा हाल ही में कहां से शुरू की गई थी, आपको बताना है। चलें बताएं, समाज सुधार यात्रा हाल ही में कहां से शुरू की गई थी? 4 विकल्प आपके सामने हैं, इन चारों में से जवाब दीजिए। भागलपुर, मुजफ्फरपुर, पटना, मोतिहारी। भागलपुर, मुजफ्फरपुर, पटना, मोतिहारी या इनमें से कोई नहीं, या एक से अधिक। आपको बताना है समाज सुधार यात्रा। आपको पता होगा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस यात्रा की शुरुआत की थी, समाज सुधार यात्रा की। आपको बता दें 22 दिसंबर से इसकी शुरुआत हुई थी। और 22 दिसंबर से जब इसकी शुरुआत हुई थी तब मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि इसके माध्यम से वो 12 जिलों का दौरा करेंगे। ठीक है, इस यात्रा के माध्यम से वो 12 जिलों का दौरा करेंगे। और ये जो 12 जिले थे वो आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं हैं, इसलिए हमने उसकी बात यहाँ पे नहीं की। वो 12 जिले आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इतना याद रखना है समाज सुधार यात्रा 22 दिसंबर को 12 जिलों के लिए प्रारंभ हुई थी। कहाँ से प्रारंभ हुई थी यदि हम बात करें तो ये प्रारंभ हुई थी मोतिहारी से। ठीक है, मोतिहारी से इस यात्रा का शुभारंभ किया गया था, ये आपको पता होना चाहिए। और कल की कक्षा में और उससे पहले एक गलती हुई थी, हम बात करते थे हमेशा भागलपुर भागलपुर निकलता था, वो टॉपिक याद नहीं आ रहा है, याद आता है तो मैं भी आपको बताता हूँ। और एक भैया ने कमेंट किया था तो मैं आपको बता दूं सर, वो भागलपुर मंडल मैं कहना चाहता हूँ। ठीक है, भागलपुर मंडल के अंतर्गत वो दोनों आते हैं। तो भागलपुर मंडल की बात होती थी उसमें, जैसे कि मैंने कल बोला था आपको, अभी मेरे प्रेजेंट टाइम पे नहीं याद रहा, कि एक ट्रेन चालू की गई थी, एक ट्रेन चलाई गई थी बिहार की, जो कि विद्युतीकृत ट्रेन थी। मैं प्रश्न बता देता हूँ उसका, और उसके बारे में थोड़ा सा चर्चा पहले कर लेते हैं, क्योंकि यदि कोई डाउट है किसी के मन में तो वो चीज़ें दूर हो जाएं। और उसमें कल का प्रश्न जो था, 1 मिनट का समय चाहिए। मंदार हिल की बात आती है, तो मंदार हिल जैसे है ये आता है बांका के अंतर्गत, लेकिन भागलपुर मंडल के अंतर्गत आता है, इसलिए मैंने इसकी चर्चा की थी। तो भागलपुर कहने का मतलब है, यदि कहीं गलती से निकल गया हो भागलपुर जिला तो माफ करिएगा, क्योंकि भागलपुर मंडल के अंतर्गत आता है, बांका जिले के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो मंदार हिल की जब भी बात करेंगे करेक्ट कर लीजिएगा। अब यहाँ पे बात हो रही है मोतिहारी की, और पहला जवाब यहाँ पे लिखा हुआ है भागलपुर। भागलपुर की बात करें तो भागलपुर से संबंधित पिछले कक्षा में आपको मैंने एक फैक्ट बताया था, शायद आपको याद हो। मैंने बोला था कि भागलपुर जिले में नटखट साइंस लैब खोले जाएंगे। याद होगा, जिसको नहीं याद है नोट कर लो। नटखट साइंस लैब की बात हुई थी कि भागलपुर में खोले जाएंगे। मुजफ्फरपुर की बात करें तो यहाँ पे है एक कुठनी प्रखंड। क्या है? कुठनी प्रखंड, नोट कर लीजिएगा इसको भी। यहाँ पे एक आता है कुठनी प्रखंड, और मुजफ्फरपुर के कुठनी प्रखंड में बिहार का पहला टॉयलेट क्लिनिक खोला जाएगा, ये भी आपको पता है, टॉयलेट क्लिनिक। ठीक है, ये कहाँ खोला जाएगा? मुजफ्फरपुर के कुठनी प्रखंड में, ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद बात आती है पटना की। पटना की यदि हम बात करें तो पटना इन दिनों क्यों चर्चा में है? पटना इन दिनों चर्चा में है इसलिए क्योंकि एक फाउंडेशन है जिसको बोलते हैं अक्षय पात्रा फाउंडेशन, और अक्षय पात्रा फाउंडेशन बेंगलुरु का एक फाउंडेशन है। और इस फाउंडेशन को जिम्मेदारी दी गई है कि पटना जिले के अंतर्गत जो भी प्राथमिक स्कूल हैं उनके मिड डे मील तैयार करेगा। मतलब पटना जिले के जो हैं स्कूल हैं उनको मिड डे मील जो मिलेगा, अब वो कौन तैयार करेगा? अक्षय पात्र फाउंडेशन करेगा। और अक्षय पात्र फाउंडेशन कहाँ से संबंधित है? बेंगलुरु से संबंधित है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। इसको बताएं, हाल ही में किस राज्य की म्यूजियम को
बिल्डिंग के बेस्ट आर्किटेक्चर के अनुकरणीय प्रदर्शन पुरस्कार मिला है। बोला जा रहा है किस राज्य की म्यूजियम को बिल्डिंग के बेस्ट आर्किटेक्चर के अनुकरणीय प्रदर्शन पुरस्कार मिला है? बताएं कौन सी म्यूजियम है, किस राज्य की म्यूजियम है, ये आपको बताना है। चलें बताएं, जवाब दीजिएगा। इसका सही जवाब क्या होगा, कौन सा राज्य है? देखो आंख मूंद के बोल देना है यहाँ पे, क्यों? क्योंकि बिहार की बात कर रहे हैं तो राज्य कौन सा होगा? बिहार ही होगा। ठीक है, अब बिहार की यदि हम बात करें तो यदि आपसे कभी पूछ लिया जाए बिहार की पहली जानकारी कहां पर मिलती है, तो आपको बताना है बिहार की पहली जानकारी मिलती है शतपथ ब्राह्मण में। इसको याद कर लीजिएगा, रट जाइएगा। ठीक है, जिन्होंने लूसेंट पढ़ा होगा सामान्य विज्ञान के, जिन्होंने बिहार के लिए लूसेंट पढ़ा होगा वहां पे आपने देखा होगा पहले पेज में ही है कि शतपथ ब्राह्मण की जानकारी, शतपथ ब्राह्मण से बिहार के बारे में पहली जानकारी मिलती है। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि बिहार का उदय सर्वप्रथम किसके काल में हुआ था, तो आपको पता है मगध सम्राट बिंबिसार के शासनकाल में बिहार का सर्वप्रथम उदय हुआ था। इसको भी याद रखना है। कहाँ फैक्ट मिलेगा? बिहार की जीके की जो बुक है लूसेंट की, उसमें आपको देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ आपको पता होगा यदि आपसे पूछ लिया जाए कि बंगाल से बिहार को अलग करने की जो घोषणा थी वो कब की गई, तो आपको याद रखना है 12 दिसंबर वर्ष 1911 को एक दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था और इसी दिल्ली दरबार के दौरान बिहार को बंगाल से पृथक प्रांत बनाने की घोषणा की गई थी। अब आपको पता होना चाहिए कि क्योंकि बिहार को बनाने की घोषणा तो हुई 12 दिसंबर को, लेकिन बिहार जो अपना राज्य दिवस मनाता है वो 22 मार्च को मनाता है। तो बिहार 22 मार्च को अपना राज्य दिवस क्यों मनाता है? बिहार 22 मार्च को अपना राज्य दिवस इसलिए मनाता है क्योंकि आप जानते हैं 22 मार्च 1912 को इसकी अधिसूचना जारी हुई थी कि बिहार जो है अब बंगाल का हिस्सा नहीं है। घोषणा तो हो गई थी 11 में, लेकिन अधिसूचना 12 में जारी हुई, और जब 12 में अधिसूचना जारी हुई 22 मार्च को, तो इसीलिए बिहार अपना राज्य दिवस 22 मार्च को मनाता है। यह भी आपको पता होना चाहिए। इसके साथ साथ आपको पिछले दिनों मैंने बताया था कि बिहार भारत का पहला राज्य है जिसने डोनर के लिए, ब्लड डोनर के लिए एक डिजिटल कार्ड देना शुरू कर दिया है। इसके साथ साथ आपको बताया था कि पहला कंट्रोल एंड कमांड सेंटर जो है वो पटना में स्थापित किया गया है। इसको बताएं। हाल ही में दिल्ली में आयोजित भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में बिहार राज्य के पैवेलियन को कौन सा पुरस्कार मिला? प्रत्येक वर्ष ये होता था, लेकिन कोविड के कारण कुछ वर्षों से नहीं हो रहा था ये अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला। और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला जब से मैं जान रहा हूँ पिछले 7 से 8 वर्षों से लगातार एक ही स्थान पे होता है, और वो नाम है प्रगति मैदान। मतलब अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला जो है प्रत्येक वर्ष आप कह लीजिए प्रगति मैदान में आयोजित किया जाता है। ठीक है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों से कोविड के चलते नहीं हो पा रहा था। तो इसका आयोजन कहाँ पे हुआ था? प्रगति मैदान। और प्रगति मैदान कहाँ पे पड़ता है? नई दिल्ली में पड़ता है। यदि आपने सुप्रीम कोर्ट देखा होगा, सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय, तो सर्वोच्च न्यायालय के पास में ही ये मैदान पड़ता है। बताएं, बोला जा रहा है कि इसमें बिहार राज्य के पैवेलियन को कौन सा पुरस्कार मिला? रजत, कांस्य, गोल्ड या प्लेटिनम? तो बिहार राज्य का जो पैवेलियन था इस मेले में, उसका कौन सा पुरस्कार मिला है? आपको बता दें, यहाँ पे बिहार राज्य के पैवेलियन को गोल्ड पुरस्कार मिला है, ये आपको बता दें। यहाँ पे यदि आप गए होंगे, कभी नहीं गए होंगे, आज जाकर यूट्यूब पे आपको डाल लेना है क्या, प्रगति मैदान व्यापार मेला। यूट्यूब पे सर्च कर लीजिएगा प्रगति मैदान व्यापार मेला, और बहुत सारे लोगों ने वीडियो बनाई है, वहाँ से जाके देखिएगा कि आपको देखने को मिलेगा जब राज्य पैवेलियन दिखाया जाएगा तो प्रत्येक राज्य का अपना एक पैवेलियन होता है, और उस राज्य से संबंधित जो भी वस्तुएं होती हैं उनका कहीं ना कहीं जो प्रदर्शन होता है उस पैवेलियन में किया जाता है। ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस बच्चे का चयन ग्लोबल चाइल्ड प्रोडिजी अवार्ड के लिए हुआ है? बताएं, हाल ही में किस बच्चे का चयन ग्लोबल चाइल्ड प्रोडिजी अवार्ड 2022 के लिए हुआ है? आपको बताना है। देखो, ये जो करंट अफेयर्स है पिछले 2 महीने के हैं, तो ध्यान से इनको पढ़ना है, ये महत्वपूर्ण भी है, इनको नोट भी करना है। कौन सा ऐसा बच्चा है जिसका चयन ग्लोबल चाइल्ड प्रोडिजी अवार्ड 2022 के लिए हुआ है? आपको बताना है।
कुमार आयर्स, अरबाज अंसारी, श्रेयसी सिंह, प्रांजल कुमार। यदि आप करंट अफेयर्स रेगुलर पढ़ते होंगे तो निश्चित रूप से ये चारों नाम आपको याद आते होंगे। चारों नाम भले ही ना पता चलता हो कि कौन सा जवाब सही है, लेकिन ये ऐसा लग रहा होगा कि ये चारों के चारों नाम सुने हुए हैं। आप सुने हुए हैं और कंफर्म क्यों नहीं है? क्योंकि आपने रिवीजन नहीं किया, इसलिए आप इसमें हैं कि सुने हुए हैं। यदि आपने रिवीजन किया होता तो आज आप बोलते कि नहीं, इसका जवाब हमें पता है। बताएं, हाल ही में किस बच्चे का चयन ग्लोबल चाइल्ड प्रोडिजी अवार्ड के लिए हुआ है? तो इसका नाम है कुमार आयर्स। ए विकल्प सही उत्तर है। आप में से कितने लोगों को श्रेयसी सिंह याद है? श्रेयसी सिंह कितने लोगों को याद है? मैंने आपको पिछले दिनों बताया था कि श्रेयसी सिंह जो हैं ये एक विधायक हैं। कहाँ से? जमुई की विधायक हैं और इन्होंने 64वीं नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में, आपने बताया था मैंने पिछले दिनों कि गोल्ड मेडल जीता था। ये आपको पता होना चाहिए। जमुई से विधायक श्रेयसी सिंह 64वीं जो नेशनल शूटिंग प्रतियोगिता थी जो कि पटियाला में आयोजित की गई थी, वहाँ पे इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था, मैंने आपको बताया था। इसके बाद नाम आता है अरबाज अंसारी। अरबाज अंसारी के बारे में जिनको ना पता हो नोट कर लें कि अरबाज अंसारी, बिहार सरकार ने इनको खेल सम्मान पुरस्कार से सम्मानित किया है। खेल सम्मान पुरस्कार से इनको सम्मानित किया है। इसके बाद बात आती है प्रांजल कुमार। प्रांजल कुमार क्या हैं? नेशनल योगासन स्पोर्ट चैंपियनशिप 2020-21 के लिए आप कह सकते हो इनका चयन हुआ है, तो इनका भी नाम आपको याद रखना है। नेशनल योगासन स्पोर्ट चैंपियनशिप 2021-22, मतलब योग से जुड़े हैं, योग के खिलाड़ी हैं ये आपको पता होना चाहिए। अब मैं आपसे यदि पूछ लूं कि अरबाज अंसारी किस खेल से जुड़े हुए हैं, तो ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, क्योंकि खिलाड़ियों के नाम जानने से ज़्यादा जरूरी है कि वो किस खेल से जुड़े हुए हैं। दोनों आपको पता होना चाहिए, तभी आप सफल हो सकते हैं। तो इसको भी आप बताएंगे कि ये किस खेल से जुड़े हुए हैं, इसको बताएं। बिहार का कौन सा जिला जल जीवन हरियाली मिशन में प्रथम स्थान पे है? बिहार का वो कौन सा जिला है जो जल जीवन हरियाली मिशन में प्रथम स्थान पर है? बताएं, जल जीवन हरियाली मिशन में इनमें से कौन सा जिला है जो प्रथम स्थान पर है? आपको बताना है। चलो बताएं, कौन सा जिला है जो जल जीवन हरियाली मिशन में प्रथम स्थान पर है? गया, मोकामा, नालंदा, पटना, इनमें से कौन सा है आपको बताना है। देखो, इसका सही उत्तर है गया। गया इसमें टॉप पर है। दूसरे स्थान पे लिखा है मोकामा। मोकामा के बारे में आपको बता दें, मोकामा में बिहार का आप कह सकते हैं एक नए प्रकार का संस्थान खुल रहा है। इस संस्थान में ट्रैफिक प्लान, रोड व पुल के डिजाइन के साथ साथ जो निर्माण सामग्री प्रयोग की जाती है उस पर भी शोध किया जाएगा, और ये शोध संस्थान खुल रहा है मोकामा में। ठीक है। इसके बाद बात आती है नालंदा की बात। नालंदा के बारे में आपको पता होना चाहिए कि आयुर्वेद पर्व का आयोजन दिसंबर माह में यहाँ पर किया गया था, ये आपको याद रखना है। राष्ट्रीय आयुर्वेद पर्व का आयोजन किया गया था। इसके साथ साथ बात आई है पटना की। पटना के बारे में आपको पिछले दिनों बताया था कि राजमार्गों की जो लंबाई है, यदि हम बात करें राष्ट्रीय राजमार्गों की या राज्य राजमार्गों की, तो सबसे ज़्यादा लंबाई पटना जिले में आपको देखने को मिलती है। दूसरी बात, सर्वाधिक जनसंख्या वाला यदि कोई जिला है बिहार का तो वो है पटना। इसके साथ तीसरी बात क्या याद रखना है कि बिहार का जो हाई कोर्ट है वो भी पटना में आपको देखने को मिलता है। इसके साथ साथ आपको पता होना चाहिए बिहार के यदि हम राजकीय वृक्ष की बात करें, पीपल आपको याद रखना है। यदि हम राजकीय पक्षी की बात कर लें तो आपको याद रखना है गौरैया, ये आपको याद रखना है। यदि हम आपसे राजकीय पशु की बात करें तो आपको यहाँ पे याद रखना है बैल। यदि हम बात करें राजकीय पुष्प या फूल की तो आपको याद रखना है गेंदा। ये आपको हमेशा पता होना चाहिए और उनका रिवीजन करिए। जब तक रिवीजन नहीं करेंगे तब तक चीजें बेहतर नहीं होंगी। इसको बताएं। फूड हाइजीन के मामले में देश के टॉप 20 शहरों में बिहार का कौन सा जिला शामिल है? मतलब फूड हाइजीन के मामले में जो 20 शहरों की सूची आई है उनमें से बिहार का कौन सा जिला शामिल है, ये आपको बताना है। पटना, सुपौल, दरभंगा, समस्तीपुर, कौन सा ऐसा आप कह सकते हो शहर है या जिला है जो कि देश के टॉप 20 फूड हाइजीन के मामले में शामिल शहरों की सूची में शामिल है, और ये जिला आपका है पटना।
याद रखिएगा पटना। सुपौल के बारे में कुछ पता होगा, सुपौल के बारे में आपको बता दें, इसको भी नोट कर लीजिएगा, बिहार का पहला कचरा मुक्त शहर बन गया है। क्या बना है? बिहार का पहला कचरा मुक्त शहर बन गया है सुपौल। याद रखिएगा, बिहार का पहला कचरा मुक्त शहर बन गया है सुपौल। इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको बताएं। हाल ही में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के जन्म दिवस को राज्य सरकार द्वारा किस दिवस के रूप में मनाया गया? मतलब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जो जन्म दिवस था, राज्य सरकार ने उसको किस रूप में मनाया है, ये आपको पता होना चाहिए। आपको पता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, ये आपको पता होना चाहिए। इसके साथ साथ भारत के पहले मंत्रिमंडल में ये खाद्य एवं रसद मंत्री भी थे। इसके साथ साथ आपको पता होना चाहिए इनका जन्म बिहार के जीरादेई में हुआ था। ठीक है, तो बिहार से संबंधित स्वतंत्रता सेनानी थे। ठीक है, इनका भी अतुलनीय योगदान रहा है भारत की स्वतंत्रता में। वर्ष 1934 में मुंबई में अधिवेशन हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, जहां पर इन्होंने अध्यक्षता की थी। इसके बाद पुनः वर्ष 1939 में भी इन्होंने अध्यक्षता की, जब सुभाष चंद्र बोस उस अधिवेशन के अध्यक्ष चुने गए थे, लेकिन वहां से उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। तो 1939 में भी सुभाष चंद्र बोस के इस्तीफा के बाद इन्होंने अध्यक्ष पद संभाला था। तो यदि मैं आपसे पूछ लूं कि वर्ष 1939 का जो कांग्रेस अधिवेशन हुआ था, वर्ष 1939 का जो कांग्रेस अधिवेशन हुआ था, ये कहां पर हुआ था? तो इसको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, अभी नहीं पता है, क्लास के बाद देख लीजिएगा, लेकिन जवाब जरूर देना है कि वर्ष 1939 का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कहां हुआ था, जिसकी अध्यक्षता बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने की थी। अब यहाँ पे बोला गया किस दिवस के रूप में मनाया गया, तो इसको हमने मेघा दिवस के रूप में मनाया है। किस दिवस के रूप में? मेघा दिवस के रूप में मनाया है। बी विकल्प आपका सही उत्तर है, इसको मेघा दिवस के रूप में मनाया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में बिहार के किस शिक्षक को एजुकेशन आइकॉन अवार्ड से सम्मानित किया गया? एजुकेशन आइकॉन अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया, ये आपको बताना है। चलिए बताएं, किसे एजुकेशन आइकॉन अवार्ड से सम्मानित किया गया है, ये आपको बताना है। विनोद कुमार, शम्स आलम, शैलेंद्र सिंह, शशि वर्मा। बताएं, विनोद कुमार, शम्स आलम, शैलेंद्र सिंह, शशि वर्मा। चलो, नाम तो सारा सुना होगा, इतना तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि नाम तो आपने सारे सुने होंगे। क्यों नाम सारे सुने होंगे? क्योंकि ऐसे ही नाम रख रहा हूं मैं जो समसामयिक संदर्भों में चर्चा में हैं, जिनके संदर्भ में कम से कम 1 से 2 पॉइंट मैं आपको बता सकूं। तो बताएं इनमें से कौन से हैं। सबसे पहले मैं बताना शुरू करता हूं एक एक करके। यहाँ पे नाम दिया हुआ है शशि वर्मा, शशि वर्मा नाम दिया हुआ है। शशि वर्मा के संदर्भ में याद कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, रट जाइएगा। स्काउट गाइड के संबंध में, स्काउट गाइड के संबंध में इनको राष्ट्रपति पुरस्कार मिला है। ठीक है, तो स्काउट गाइड से संबंधित इन्होंने उत्कृष्ट सेवा दी, जिसके बाद इनको राष्ट्रपति पुरस्कार मिला है। शैलेंद्र सिंह की बात करें यदि हम, तो शैलेंद्र सिंह जो है कोई खिलाड़ी नहीं है, बल्कि राजनेता आप कह सकते हो, और इनको बिहार विधानसभा का सचिव चुना गया है। तो बिहार विधानसभा के सचिव हैं शैलेंद्र सिंह। फिर बात आती है शम्स आलम, इनका नाम महत्वपूर्ण है। शम्स आलम की जब हम बात करते हैं तो अंतरराष्ट्रीय ये पैरा तैराक हैं और नेशनल बेस्ट स्पोर्ट पर्सन ऑफ द ईयर का अवार्ड इनको दिया गया है। नेशनल बेस्ट पर्सन ऑफ द स्पोर्ट का खिताब इनको दिया गया है, ये आपको पता होना चाहिए। तो याद कर लीजिएगा, शम्स आलम नेशनल बेस्ट स्पोर्ट्स पर्सन अवार्ड से इनको सम्मानित किया गया है, पूछा जा सकता है। तो इस तरह के जो खिलाड़ी हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पे आपको इनका खेल भी पता चल गया कि ये किस खेल से जुड़े हैं, ये तैराकी से जुड़े हैं, यह भी आपको पता चल गया। तो इसका सही जवाब क्या है इस प्रश्न का? इस प्रश्न का सही जवाब है विनोद कुमार, और विनोद कुमार को इस सम्मान से सम्मानित किया गया है। 10 लाख की आबादी में सबसे अधिक टेस्ट कराने वाले राज्य में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? बताएं, 10 लाख की आबादी में सबसे ज़्यादा टेस्ट कराने वाले राज्यों की सूची में कौन सा राज्य शीर्ष पर है, ये आपको बताना है। बताएं, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल।
उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल। बताएं। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और बिहार, इनमें से कौन सा है आपको बताना है। 10 लाख की आबादी में सबसे अधिक टेस्ट कराने वाले राज्यों में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो इनमें आपको जो शीर्ष पर है वो है बिहार। ठीक है, बिहार इसमें टिक कर लीजिएगा। इसको बताएं। हाल ही में बीसीसीआई ने बिहार क्रिकेट डेवलपमेंट बोर्ड के लिए कितने करोड़ रुपए की स्वीकृति दी है? बीसीसीआई ने बिहार में क्रिकेट की बेहतरी के लिए, क्रिकेट के विकास के लिए कितने करोड़ रुपए दिए हैं, ये आपको बताना है। तो बिहार राज्य को कितने करोड़ रुपए बीसीसीआई द्वारा दिए गए हैं? 10 करोड़, 20 करोड़, 30 करोड़, 40 करोड़, कितने करोड़ रुपए बीसीसीआई ने क्रिकेट में डाल दिए हैं, विशेष रूप से बिहार में? बताएं। देखो, आप जानते हो बीसीसीआई क्रिकेट की सर्वोच्च बॉडी है। भारत में क्रिकेट की सर्वोच्च बॉडी है बीसीसीआई। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यदि हम बात करें क्रिकेट की सर्वोच्च बॉडी, तो आईसीसी क्रिकेट की सर्वोच्च बॉडी है। ठीक है, अब यहाँ पे क्योंकि बात हो रही है बीसीसीआई की, तो आपकी जिम्मेदारी है कि बताना कि बीसीसीआई का प्रमुख वर्तमान समय में कौन है। ठीक है, बीसीसीआई जो संस्था है, इसके प्रमुख के रूप में वर्तमान समय में कौन कार्यरत है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। इस प्रश्न का उत्तर है 10 करोड़। बिहार को 10 करोड़ रुपए दिए गए हैं, ये विकल्प आपका सही उत्तर है। ठीक है, चलें। हाल ही में जारी नेशनल क्राइम ब्यूरो की रिपोर्ट के अनुसार अपराध के मामले में देश में बिहार का स्थान कौन सा है? अपराध के मामले में देश में बिहार का स्थान कौन सा है, आपको बताना है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी की रिपोर्ट हर वर्ष आती है और इसी आधार पे क्राइम आप तय करते हो कि कहाँ पे क्राइम हो रहा है ज़्यादा या नहीं हो रहा है। तो बिहार की यदि हम बात करें तो इस रिपोर्ट में भारत के राज्यों की श्रेणी में बिहार का स्थान है 25वां। तो 25वें स्थान पर बिहार है, ये आपको याद रखना है। मतलब बिहार में क्राइम बहुत ज़्यादा है। इसको बताएं। निम्नलिखित में से कौन सी संस्था या देश पटना मेट्रो के लिए कर्ज दे रहा है? मतलब संस्था भी हो सकता है, वो देश भी हो सकता है। तो इनमें से कौन सी संस्था है जो पटना मेट्रो के लिए कर्ज दे रहा है, आपको बताना है। बताएं, कौन सी संस्था है जो पटना मेट्रो के लिए कर्ज दे रहा है? देखो, पटना मेट्रो के लिए कुल 13,365.77 करोड़ रुपए की जरूरत है। ठीक है, पटना मेट्रो के लिए मतलब ईस्ट वेस्ट और नॉर्थ साउथ जो बनाया जाएगा उसके लिए 13,365.77 करोड़ रुपए की जरूरत है। और इनमें से 60%, इसका 60% जो हिस्सा है वो लोन के रूप में आएगा। तो इसलिए आपको बताना है कि ये कौन सी संस्थाएं हैं जो बिहार को इतना लोन दे रही हैं, ये आपको बताना है। चले बताएं, कौन सी संस्थाएं हैं, सबको बताना है, क्योंकि पटना मेट्रो तो सबने पढ़ा होगा कि पटना में मेट्रो बन रहा है, तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। चलें, जवाब दीजिएगा, तुरंत जवाब दीजिए इसका। चलें, यहाँ पे आपको बता दें कि यहाँ पे जो संस्थाएं हैं जिन्होंने ऋण देने की स्वीकृति दे दी है, यूरोपीय यूनियन भी दे रहा है, एशियाई विकास बैंक भी दे रहा है, जाइका भी दे रहा है। जाइका जो है ये जापान से संबंधित है। ठीक है, अमेरिका इसका नहीं है, तो डी विकल्प इसका सही उत्तर हो। क्या पूछा गया इसमें? कर्ज दे रहा है, तो दे रहा है मतलब एक से अधिक दे रहे हैं, इसलिए आप ई विकल्प का चुनाव करोगे। यदि पूछ लिया होता कौन नहीं दे रहा है, तो अमेरिका नहीं दे रहा है। ठीक है, बाकी यूरोपीय यूनियन, एशियाई विकास बैंक और जाइका, ये 3 संस्थाएं हैं जो बिहार में पटना रेलवे के लिए ऋण दे रही हैं, जिनमें 13,365.77 करोड़ रुपए की लागत आएगी। इसका 60% हिस्सा कर्ज के रूप में आएगा। इसका ईस्ट से वेस्ट यदि हम बात करें तो ये दानापुर से मीठापुर के बीच चलेगी। यदि नॉर्थ से साउथ की बात करें तो पटना रेलवे से न्यू ISBT इंटर स्टेट बस टर्मिनल तक चलेगी, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो दोनों चीज़, क्योंकि बिहार के संदर्भ में है, कहां से कहां तक चलेगी वो भी पता होना चाहिए, कितने करोड़ रुपए लागत आ रहे हैं वो भी पता होना चाहिए, कितना प्रतिशत कर्ज ले रहे हैं वो भी पता होना चाहिए, साथ ही साथ किन से कर्ज ले रहे हैं वह भी पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए इसको बताएं। बिहार राज्य सरकार द्वारा
निम्नलिखित में से किस जिले में 100 मेगावाट के सौर ऊर्जा संयंत्र लगाए जा रहे हैं? बिहार सरकार द्वारा 100 मेगावाट के सौर ऊर्जा संयंत्र कहां लगाए जा रहे हैं, बताएं। देखो यहां पे आपको बता दें, बिहार राज्य सरकार ने घोषणा की थी कि ये 200 मेगावाट के सौर ऊर्जा संयंत्र लगाएगी और ये 200 मेगावाट को इन्होंने 100-100 वाट में बांट दिया, मतलब 2 क्षेत्रों का इन्होंने चुनाव किया। तो उनमें से शायद कोई एक क्षेत्र इनमें दिया हुआ है या नहीं दिया हुआ है, आप देख लीजिए। यदि दिया है तो बताएं, जवाब दीजिए। देखो बिहार राज्य सरकार ने बताया कि जमुई और बांका, जमुई में 100 मेगावाट और बांका में 100 मेगावाट के सौर ऊर्जा संयंत्र लगाए जाएंगे। तो रट जाइएगा इसको, आज के बाद से पूछा जाए भूलना नहीं है। चलिए इसको बताएं। वर्ष 2021 में जारी राष्ट्रीय पारिवारिक सर्वेक्षण 5, याद रखिएगा, राष्ट्रीय पारिवारिक सर्वेक्षण 5 के अनुसार बिहार का मौजूदा लिंगानुपात क्या है? अभी हाल ही में सर्वेक्षण जारी हुआ है 24 नवंबर 2021 को। तो पूछा जा रहा है कि इसके अनुसार बिहार का मौजूदा लिंगानुपात क्या है? तो बताएं बिहार का मौजूदा लिंगानुपात क्या है। चलें, और आपको बता दें केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा इस सर्वेक्षण को जारी किया जाता है। तो इसमें कौन सा सही है ये आपको बताना है। बताएं मौजूदा लिंगानुपात बिहार का क्या है? देखो बिहार का मौजूदा लिंगानुपात पूछा जा रहा है, तो बिहार का मौजूदा लिंगानुपात है 1090। यदि हम बात करें राष्ट्रीय पारिवारिक सर्वेक्षण 4 में कितना था, तो राष्ट्रीय पारिवारिक सर्वेक्षण 4 में ये था 1062, मतलब 1062 से 1090 हुआ है, बढ़ोतरी हुई है, तो 1090 इसका सही उत्तर है। और 4 कब जारी किया गया था? 4 जारी किया गया था 1516 में। ठीक है, कहने का मतलब है पिछले 4 से 5 सालों में लिंगानुपात में सुधार देखने को मिला है। यदि इसमें भी बात करें तो आपको देखने को मिलता है 982 जो है ये शहरी लिंगानुपात है आज की तिथि में, और 1111 ये ग्रामीण लिंगानुपात है बिहार में, यह भी आपको पता होना चाहिए। 982 शहरी लिंगानुपात, 1111 ग्रामीण लिंगानुपात, इसको आप रट जाइएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है, पूछा जा सकता है। इसको बताएं राष्ट्रीय पारिवारिक सर्वेक्षण 5 के अनुसार बिहार में कुल प्रजनन दर मौजूदा समय में कितनी है? कुल प्रजनन दर कितनी है यह भी आपको बताना है। और इस सर्वेक्षण में कई सारे फैक्ट बताए गए, उन सभी फैक्टों को प्रश्नों के रूप में मैं लेकर आया हूं। बताएं इसमें कुल प्रजनन दर कितनी बताई गई है? आपको बता दें नवंबर 2021 के डेटा के अनुसार बिहार में जो कुल प्रजनन दर है वो हो गई है 3.0। पहले कितने थी? 5 साल पहले 3.4 थी, लेकिन आज 3.0 है। डी विकल्प आपका सही उत्तर है। तो कुल प्रजनन दर 3.0 है। याद रखिएगा राष्ट्रीय पारिवारिक सर्वेक्षण के अनुसार पूछा जाए तब आपको ये जवाब देना है। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि 2011 की जनगणना के अनुसार, तो जो आप याद किए हैं वही होगा, लेकिन यदि पूछ लिया जाए राष्ट्रीय पारिवारिक सर्वेक्षण के अनुसार तो आपको ये डिटेल देनी है। इसको बताएं राष्ट्रीय पारिवारिक सर्वेक्षण 5 के अनुसार बिहार के 15 से 49 आयु वर्ग की महिलाओं में साक्षरता दर कितनी है? 15 से 49 वर्ग की महिलाओं में साक्षरता दर कितनी है ये आपको बताना है। चले बताएं, बिहार की बात हो रही है तो बताएं बिहार में साक्षरता दर कितनी है ये आपको बताना है। प्रयास करिए, फैक्ट रट जाइएगा। नवंबर में आया था तो निश्चित रूप से आपको पता होना चाहिए इसके रूप, नहीं पता है तो बहुत ही गलत है फिर। बताएं देखो यहां पे आपको बता दें 15 से 49 वर्ग की महिलाओं की यदि हम बात करें तो कुल साक्षरता दर 55% बिहार में देखने को मिलती है। ए विकल्प आपका सही उत्तर है। और बिहार में एक आंकड़ा यहां से और निकला कि बिहार में एनीमिया से प्रभावित जो महिलाओं का आंकड़ा है ये 63.5% है बिहार में। इसको भी आपको याद रखना है। साथ ही साथ बिहार में बताया गया कि जो शिशु मृत्यु दर है उसमें भी सुधार हुआ है। पहले शिशु मृत्यु दर था 48.1, आज की तिथि में देखने को मिल रहा है 46.8। कहने का मतलब है
शिशु मृत्यु दर में भी सुधार देखने को मिल रहा है। मतलब ये 48.1 से 46.8 हुआ है कितने में, प्रति 1000 शिशुओं में। ये भी आपको याद रखना है। तो ये फैक्ट हैं, ये आपको याद आने चाहिए, याद आपको रखने हैं। इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछे जाने की सर्वाधिक संभावनाएं हैं, क्योंकि ये लेटेस्ट आंकड़ा है, हर साल जारी नहीं होता, 4-5 साल में एक बार जारी होता है, तो इसलिए महत्वपूर्ण है। इसको बताएं, हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2021 में बिहार का देश में स्थान क्या रहा? बताएं, बिहार का देश में स्थान क्या रहा? क्या पूछा जा रहा है? नीति आयोग द्वारा जारी बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2021 में बिहार का स्थान देश में क्या रहा? बताएं, क्या स्थान रहा, ये आपको बताना है। सोचकर बताएं, सोचकर बताएं। चलें, कहने का मतलब है पूछा जा रहा सबसे गरीब राज्य कौन सा है, या दूसरे शब्दों में पूछ लिया जाए कि भारत का सबसे गरीब राज्य कौन सा है, तो आप बताओगे बिहार। वर्तमान समय में इसका सही उत्तर है ई विकल्प, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि बिहार जो है नीति आयोग द्वारा जारी बहुआयामी गरीबी सूचकांक में सबसे निचले क्रम पर, सबसे निचले पायदान पे है। मतलब बिहार देश का सबसे गरीब राज्य है और इसके आंकड़ों के अनुसार बिहार की 51.91% जो जनसंख्या है ये गरीब है। बिहार की 51.91% जनसंख्या गरीब है। यदि बात की जाए सबसे अमीर राज्य कौन सा है, तो केरल है, क्योंकि यहाँ पे 0.71% व्यक्ति गरीब है। मतलब 1% से भी कम व्यक्ति गरीब हैं केरल में, ये आपको पता होना चाहिए। तो देश का न्यूनतम गरीब राज्य है केरल, देश का अधिकतम गरीब राज्य कोई है तो वो है बिहार। ठीक है, सुधारना है, जब तक ये लूटपाट वाले नेता रहेंगे तब तक सुधरने वाला नहीं है। तो जरूरी है स्वच्छ छवि की राजनीति की, तभी सुधार यहाँ पर देखने को मिलेगा। जैसा कि सुधार यदि हम बात करें तो दिल्ली में देखने को मिलता है। बताएं, नीति आयोग द्वारा जारी बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2021 के अनुसार भारत का सबसे कम कुपोषित राज्य कौन सा है? भारत का सबसे कम कुपोषित राज्य कौन सा है, आपको बताना है। बताएं, भारत का सबसे कम कुपोषित राज्य कौन सा है? याद रखिएगा, सबसे कम पूछा जा रहा है। तो भारत का सबसे कम कुपोषित राज्य इनमें से कौन सा है? बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, सिक्किम। बताएं, फास्ट जवाब दीजिए। ये सारे के सारे फैक्ट हैं, सारे के सारे सूचकांक हैं, डेटा हैं, इनको आपको रट जाना है, चिपका लीजिएगा कहीं पे, जहां पे पढ़ते होंगे ना वहीं पे सामने लगा लीजिएगा। बताएं, नीति आयोग द्वारा जारी बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2021 के अनुसार भारत का सबसे कम कुपोषित राज्य है सिक्किम। ठीक है, भारत का सबसे ज्यादा कुपोषित राज्य यदि हम बात करें तो आएगा बिहार, और बिहार में 51.88% लोग हैं जो कुपोषित हैं। तो सबसे ज्यादा कुपोषित राज्य है बिहार, और यहाँ पे 51.88% लोग कुपोषित हैं, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको बताएं, बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2021 के अनुसार बिहार का सबसे गरीब जिला कौन सा है? बताएं, बहुआयामी गरीबी सूचकांक जो कि नीति आयोग द्वारा जारी किया गया है, इसमें सबसे गरीब जिला कौन सा है, ये आपको बताना है। अररिया, मधेपुरा, पूर्वी चंपारण या सुपौल? बताएं, सबसे गरीब जिला कौन सा है? और यहां पे आपको बता दें 64.75% जनसंख्या गरीब है। ठीक है, इस जिले की 64.75% जनसंख्या गरीब है। ये कौन सा जिला है आपको बताना है। 4 जिले दिए हुए हैं, 5वें विकल्प में ई दिया हुआ है, आपको बताएं। जवाब दीजिए जल्दी से। देखो, यहां पे बोला गया है कि सबसे गरीब जिला कौन सा है, तो सबसे गरीब जिला बिहार का है किशनगंज। ठीक है, मतलब इसमें नहीं है, ई विकल्प इसका सही है। ये कौन सा है? किशनगंज है। किशनगंज के बाद दूसरा गरीब जिला अररिया, तीसरा मधेपुरा, चौथा पूर्वी चंपारण, 5वां सुपौल। तो इसी प्रकार से इनका क्रम है। पहला याद रखिएगा कि सबसे गरीब जिला है किशनगंज, और यहाँ की 64.75 जो जनसंख्या है वो गरीब है। और यदि बात करें सबसे कम गरीब जिला बिहार का कौन सा है, तो है पटना। पटना में यदि हम बात करें तो 29.20% है जो गरीब लोगों की जनसंख्या है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
इसको बताएं। नीति आयोग द्वारा जारी सतत विकास लक्ष्य शहरी सूचकांक में बिहार की राजधानी पटना को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? पटना परफॉर्मेंस श्रेणी में था, बहुत सारी श्रेणियां इसमें होती हैं, तो पटना जो था वो परफॉर्मेंस श्रेणी में था। और आपको बताना है कि राजधानी पटना को इनमें कौन सा स्थान प्राप्त हुआ था, बताएं कौन सा स्थान प्राप्त हुआ था, यह आपको बताना है। चलो जवाब दीजिए। देखो इसका सही उत्तर है 52वां, इसमें नहीं है, ई विकल्प शामिल है, ई विकल्प इसका सही उत्तर है और इसका सही हो जाएगा 52। ठीक है, तो 52 इसका सही उत्तर है, 52वां स्थान पे है, ये आपको पता होना चाहिए। इनमें कोई भी नहीं है, मतलब ई विकल्प पर आपको जाना था। तो आज के लिए इतना ही। यदि आपसे पूछ लिया जाए टॉप पर कौन है, तो टॉप पर है यहाँ पे शिमला, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, शिमला को पहला स्थान और पटना को 52वां स्थान प्राप्त हुआ है। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ ये सीरीज अच्छी लग रही होगी। यदि अच्छी लग रही हो तो जवाब अवश्य दीजिएगा। साथ ही साथ आपसे मैंने आज के वीडियो में कुछ प्रश्न पूछे हैं, तो उन प्रश्नों का जवाब आपको अवश्य देना है कमेंट बॉक्स में। यहीं पर अपनी चर्चा को समाप्त करते हैं। धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।